हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य में आज आपको पढ़ना है यूनिट 7 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी हुई रचना का दूसरा पार्ट मैं बताने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है तुलसीदास। इनके विषय में आज आपको पढ़ना है और पूरी ही तरह से सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें मित्रों, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा वीडियो पहुंच पावे और वो आने वाले एग्जाम के लिए उसका लाभ उठा पावे। तो हम स्टार्ट करें मित्रों। तुलसीदास जी के बारे में लिखा हुआ ये जो आपकी कविता है, तुलसीदास से संबंधित है। इसको निराला जी ने किस तरीके से लिखा है, जैसा कि हम जानते हैं कि तुलसीदास के विषय में सारी चीज़ें हमें बताने को नहीं है। इनकी रचना के विषय में और इनके जीवन कथा के विषय में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किया, और जो कि विश्व विख्यात है। और इसी के साथ इन्होंने विनय पत्रिका को भी लिखा मित्रों, और तमाम सारी रचनाओं को इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा। ये भक्ति मार्गी शाखा के, राम भक्त शाखा के कवि रहे हैं मित्रों। तो इन्हीं के बारे में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लिख रहे हैं कि इनकी एक ऐसी मनोस्थिति हुई जीवन में कि जब इनकी पत्नी रत्नावली इन्हें छोड़ करके अपने मायके चली जाती है, ऐसी स्थिति को ये अपने आप में सहन नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थिति को फेस नहीं कर पाए और उसको लाने के लिए, उसके पास उससे मिलने के लिए, अपनी पत्नी से मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल हो उठते हैं। तो उनकी व्याकुलता, तुलसीदास जी की व्याकुलता को शब्दों के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो इसी को हम व्याख्या के रूप में आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे मित्रों। और व्याख्या को लिखने के पूर्व आपको संदर्भ लिखना होता है। तो संदर्भ में आपको ये लिखना होगा इसमें मित्रों कि प्रस्तुत पद तुलसीदास से लिया गया है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसमें तुलसीदास के प्रारंभिक क्षणों का वर्णन है, ये आपको लिखना होगा संदर्भ में। और जब आप प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में आपको ये बताना है कि निराला जी ने इस पद में तुलसीदास की मनोदशा का वर्णन किया है जब उनकी पत्नी रत्नावली मायके चली जाती है। तो यही बातें आपको प्रसंग में लिख देना होगा मित्रों। अब आपको व्याख्या के रूप में क्या लिखना है, हम सारी चीजें आपको बताते चलेंगे। देखेंगे ऊपर से वह, यहाँ पे जो वह शब्द आया है, वह किसके लिए प्रयोग किया गया है मित्रों? रत्नावली के लिए प्रयोग किया गया है। रत्नावली, रत्नावली कौन थी? तुलसीदास की पत्नी थी। वह आज हो गई दूर तान, अर्थात वह, और फिर यहाँ तान शब्द आया हुआ है। तान का मतलब बोलचाल, उसकी बातें, अर्थात आज वो हमसे दूर हो गई है, उसकी ध्वनि, उसकी आवाज हमारे कानों में नहीं पड़ रही है। इस भाव को यहाँ पर निराला जी ने व्यक्त किया है मित्रों कि जब तुलसीदास की पत्नी अपने मायके चली जाती है, उस समय तुलसीदास को घर रत्नावली के बिना सूना सूना लगने लगता है। ना, सूना लगने का मतलब किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि या आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। उसके जाने के बाद रत्नावली के जो गाने, जो यहाँ पर गाने की जो तान या बातें, यानी तान को हम बात भी कह सकते हैं मित्रों यहाँ पर, तो बात के रूप में भी आप इसको जानेंगे। अर्थात उसकी जो तान है या बातें भी सुनाई नहीं दे रही हैं, इसको यहाँ पर बताया गया है, जो कि आपकी फर्स्ट लाइन है। इसलिए मधुर वह और गान, वो उनके मिलन के लिए पूरी तरह से वो व्याकुल हो जाते हैं। उसके जो मधुरतम ताने थी, जो मधुरतम आवाजें थी, उस आवाज को सुनने के लिए वो पूरी तरह से व्याकुल हो रहे हैं। इस तथ्य को यहाँ पर बताया गया। हाँ, तो देखेंगे मित्रों, इसलिए मधुर वह और गान, यानी कि तुलसीदास पूरी तरह से रत्नावली के स्वर को सुन नहीं पा रहे हैं, उसकी ध्वनि को सुन नहीं पा रहे हैं, उसकी बातचीत नहीं सुन पा रहे हैं। इसलिए वो पूरी तरह से व्याकुल हो उठते हैं और अपन उससे मिलने के लिए पूरी तरह से वो व्याकुल हैं और उससे मिलना चाहते हैं। सुनने को व्याकुल हुए प्राण, यानी उसकी बातें, उसके तान, उसकी लय को सुनने के लिए वो व्याकुल
हो जाते हैं प्रियतम के। प्रियतम का मतलब उस रत्नावली के स्वर को, उसकी बातचीत को, उसकी तान को सुनने के लिए वो पूरी तरह से व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि वो आज हो गई दूर तान, क्योंकि आज उनका घर पूरी तरह से सूना हो गया है। मित्रों, इस भाव को यहाँ पर बताया जा रहा है। छूटा जग का व्यवहार ज्ञान, यानी जग के व्यवहार का मतलब यहाँ पर होता है जैसे लोक लाज, ये सारी चीजें जो होती हैं, सांसारिक चीजें होती हैं, कुल का मर्यादा रखना, ध्यान, स्नेह, दान वगैरह, ये सब सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आती हैं, जो कि जग का व्यवहारिक ज्ञान होता है। मित्रों, तो छूटा का मतलब वो सारी चीजें व्यवहारिक ज्ञान को उन्होंने छोड़ दिया है। कौन? तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने व्यवहारिक ज्ञान को एक तरफ कर दिया है, उसको त्यागने का प्रयास कर रहे हैं। पग उठे उसी मग को अजान, अर्थात उनके पग हैं, जो पैर हैं, वो उसी ओर उठ पड़ रहे हैं जिस ओर, कहां पर उठ पड़ रहे हैं मित्रों? कि जिस ओर वो रत्नावली है, अर्थात उसके मायके की ओर। पग उठे उसी मग को अजान, कुल मान ध्यान असलत स्नेह दान, यानी कि सारी चीजों को भूल करके, व्यवहारिक ज्ञान को भूल करके, और कुल की मर्यादा और दान, स्नेह, ध्यान, सारी चीजों को भुला करके, त्याग करके रत्नावली को लेने के लिए उनके घर की ओर वो प्रस्थान करते हैं। कौन? तुलसीदास जी। तो ये प्रथम कविता थी आपकी, प्रथम पद था मित्रों। अभी आप दूसरा पद देखेंगे, दूसरे पद को पूरी तरह से समझते चलेंगे मित्रों, क्योंकि एक पद दूसरे पद से संबंधित है और सारी ही चीजें आपको पूरी तरह से समझ में आती चली जाएंगी। तो ये दूसरा पद जो निराला जी ने लिखा है, इसमें आप देखेंगे, मग में पिक कुहरित डाल डाल। ध्यान देंगे मित्रों, प्रसंग तो आपको लिखना ही होगा, संदर्भ आपका पूर्वोत्तर रहेगा। तुलसीदास जब ससुराल की ओर चल पड़ते हैं तो जिस रास्ते से वो जा रहे हैं उसी का वर्णन किया गया है। इसमें रास्ते के विषय में बताया जा रहा है, उस मग के विषय में बताया जा रहा है। मग का मतलब होता है मित्रों रास्ता। तो यहां पर आपको प्रसंग में इतना ही लिख देना है कि इसमें तुलसीदास जब ससुराल की ओर बढ़ रहे हैं तो जिस रास्ते से वो आगे बढ़ रहे हैं उसी रास्ते का वर्णन इसमें किया गया है। तो आपको लिखना होगा इसमें व्याख्या के रूप में, मग में पिक कुहरित डाल डाल, यानी तुलसीदास जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते में कोयल अपनी मीठी आवाज में, बाणी में कूकू की आवाज में गान कर रही है, यानी कि कोयल की आवाज सुनने की बात बताई जा रही है मित्रों। कोयल की आवाज मीठी होती है, मधुर होती है। तो मग में पिक कुहरित डाल डाल, यानी कि जब वो उस रास्ते पर जा रहे हैं तो डाल डाल, वृक्षों पर डाल डाल पर बैठ करके कोयलें क्या कर रही हैं? कू कू की आवाज में गान कर रही हैं, एक मधुर मीठी आवाज में गान कर रही हैं। है हे हेरित बिटप सब सुमन माल, पेड़ पौधों से आच्छादित मार्ग में है हेरित बिटप सब सुमन माल, अर्थात उस पेड़ पौधों से आच्छादित जो मार्ग है उस मार्ग में सुमन माल, हिलती ललिकाएं ताल ताल पर संस्थित, पड़ता उन पर ज्योति प्रभाव। देखिए मित्रों कि जो रास्ते में पेड़ पौधों से आच्छादित मार्ग है उस मार्ग में सूर्य की किरणें पेड़ों पर पड़ रही हैं। इस दृश्य को यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूर्य की जो किरणें हैं, पड़ता उन पर ज्योति प्रपात, यानी कि सूर्य की किरणें उस रास्ते के पेड़ पौधों पर जब पड़ती हैं तो वो मार्ग पूरी तरह से एक आच्छादित, सूर्य से आच्छादित मार्ग दिखाई पड़ता है, उसकी किरणों से आच्छादित मार्ग दिखाई पड़ता है। मित्रों, ऐसा लग रहा है कि पेड़ों पर जो लताएं हैं उन पर सूर्य का प्रकाश सोने की किरणों के समान लग रहा है, यानी कि जो वृक्ष है रास्ते के, उन वृक्ष के रास्तों पर जब सूर्य का प्रकाश, रास्ते के वृक्षों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो है चमक रहे सब कनक गांठ, तो ऐसा लगता है उस सूर्य का प्रकाश जो है स्वर्ण के समान, उसकी किरणें जो है सोने की किरणों के समान लग रही हैं, ऐसी अनुभूति की जा रही है। बहती मधुधीर समीर ज्ञात
आलिंगित अर्थात लताएं हवा से हिल रही हैं। जब हवा चलती है तो लताएं हवा से हिल रही हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा तुलसीदास जी सोच रहे हैं, उनकी मनोभावनाएं इस तरह से उत्पन्न हो रही हैं कि मंद मंद वायु पड़ने से वे लताएं नृत्य कर रही हों। अर्थात नृत्य करने की बात यहाँ पर एक दूसरे से मिलना, अलिंगित होना। तो लताएं नृत्य करती हुई दिखाई पड़ रही हैं और आपस में आलिंगन कर प्रेम कर रही हैं। अर्थात एक लता दूसरी लता को स्पर्श कर रही है। तो तुलसीदास को ऐसी अनुभूति हो रही है कि ये लताएं आपस में एक दूसरे से प्रेम कर रही हैं। इस भाव को यहां पर व्यक्त किया गया है मित्रों। विशेष के रूप में आपको इसमें यही लिखना है कि प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है, यथार्थ का वर्णन किया गया है मित्रों, और इसमें रूपक अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हो रहा है। अब हम आपको तीसरे पद की ओर ले चल रहे मित्रों, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही मार्मिक पद है तीसरा। इसमें आपको संदर्भ पूर्वोत ही लिखना है। प्रसंग में आपको ये बताना है कि इस पद में निराला जी ने उस समय का वर्णन किया है जब तुलसीदास अपने ससुराल जाते समय रास्ते में क्या क्या अनुभव करते हैं, यानी कुछ सोचते विचारते हुए आगे जा रहे हैं। तो उसी भाव को यहाँ पर बताया गया है मित्रों इस तीसरे पद में। तो देखेंगे, धूसरित बाल दल पूर्ण रेणु। निराला जी यहाँ पर बता रहे हैं कि वहां कुछ बच्चे खेल रहे हैं, जो कि किस रूप में खेल रहे हैं मित्रों, देखेंगे वह धूल से सने हुए। धूसरित का मतलब होता है धूल से सने होना। तो वे बच्चे कैसे हैं, धूल से सने हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बाल दल, किसका दल है वो, बच्चों का दल समूह, जो कि धूल से सने हुए, यानी धूल से सने हुए खेलते हुए बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं। पूर्ण रेणु, पूर्ण रेणु यहां पर मतलब मित्रों, तो देखेंगे मित्रों वो जो बच्चे हैं वो उस मग में जो मिल रहे हैं, बच्चे जो दिखाई पड़ रहे हैं तुलसीदास जी को, वो पूरी तरह से खेलते हुए और धूल से सने हुए लग रहे हैं। पूर्ण रेणु का मतलब वह धूल पूर्ण रूप से स्वच्छ दिखाई पड़ रही है। जिस धूल से वो बच्चे सने हुए हैं, जो धूल उनके शरीर में लगी हुई है, वो धूल पूरी तरह से कैसी दिखाई पड़ रही है, स्वच्छ दिखाई पड़ रही है। उनको धूल स्वच्छ प्रतीत हो रही है मित्रों। लख चारण वारण चपल धेनु, वहां गाय को चराने वाले चरवाहे। लख चारण, चारण वारण चपल धेनु, चारण का मतलब होता है जो चरवाहे हैं, अर्थात वहां गाय को चराने वाले चरवाहे हैं। उन्हें देखकर तुलसीदास को ऐसा अनुभव हो रहा है। वारण चपल धेनु, जो कि जो चरवाहे गायों को चरा रहे हैं, तो उनको देख करके तुलसीदास को यह अनुभूति हो रही है कि आ गई याद उस मधुर बेणुवादन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, पूरी ही तरह से समझेंगे मित्रों, सारे तथ्य आपको समझ में आते चले जाएंगे, सारी लाइनें आपको समझ में आती चली जाएंगी कि जब तुलसीदास जी देखते हैं कि वो धूल स्वच्छ है, वहां गाय को चराने वाले चरवाहे हैं, तो उन्हें देख करके तुलसीदास को क्या याद आ जाता है, आ गई याद उस मधुर बेणुवादन की। अर्थात तुलसीदास को कृष्ण के बाल रूप का स्मरण हो गया है, जब वो कृष्ण बांसुरी बजाते थे, यानी कृष्ण के बाल रूप का वो अनुभव कर रहे हैं, उसका स्मरण कर रहे हैं। और क्या बजाते हुए, बांसुरी को बजाते हुए वो कृष्ण के याद में खो जाते हैं मित्रों। उस समय की याद आ जाती है, अर्थात उस समय की याद को वो करने लगते हैं। कौन, तुलसीदास जी मित्रों। वह यमुना तट, वह वृंदावन, उन्हें ऐसा लगता है कि कृष्ण बांसुरी बजाते हुए खेल रहे हैं और गायों को चरा भी रहे हैं, ऐसा वो टोटल अनुभव कर रहे हैं मित्रों। यह दृश्य देखकर उन्हें यमुना नदी का किनारा, वह यमुना तट अर्थात यमुना नदी का किनारा, और वह वृंदावन, और वृंदावन भी याद आ जाती है, उसकी याद आ जाती है, यानी कि यमुना और वृंदावन दोनों स्थानों का याद उनको आता है मित्रों। चपलानंदित यह सघन गगन गोपी जन यौवन सोहन तन वह श्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा लगता है कि संपूर्ण बादलों में बिजली चमक रही है। चपलानंदित वो सघन गगन, सघन गगन का मतलब तो संपूर्ण बादलों में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो बिजली चमक रही है। इस प्रकार की वन की शोभा
मोहने वाली दिखाई पड़ रही थी मित्रों। अब तुलसीदास को वन की शोभा, गोपियों का यौवन और कृष्ण का तन और वन शोभा अपनी ओर आकर्षित करने वाली थी। अर्थात गोपी जन यौवन सोहन, ये वो तन श्री अर्थात कृष्ण की शोभा, गोपियों की शोभा और उनके नवयौवन की शोभा, गोपिकाएं जो भी हैं, तो ये सारी शोभाएं, ये सारे दृश्य अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे किनको? तुलसीदास जी को। ऐसे भाव यहाँ पर व्यक्त किए गए हैं मित्रों। ये जो आपका तीसरा पद है, इसमें आपको विशेष में रूपक तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, ये लिख देना है मित्रों। इस पद में निराला जी ने वन की शोभा, कृष्ण, गोपिका, वृंदावन, कृष्ण की बांसुरी का आभास तुलसी को होता है, यह दिखाने का प्रयास किया है। अब हम आपको इस चौथे पद की ओर ले चल रहे हैं मित्रों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये चौथा पद, इसमें आपको प्रसंग में जो लिखना है, इस चौथे पद में क्या बताया गया है। जब तुलसीदास रत्नावली के घर पहुंचते हैं, उसी का वर्णन इस पद में बताया गया है मित्रों। यानी कि उस घर के दृश्य के बारे में बताया गया है कि तुलसीदास, अभी तो आपको रास्ते के विषय में बताया गया, मग के बारे में, रास्ते में क्या क्या दृश्य दिखाई पड़ रहे थे, क्या क्या अनुभूतियां हो रही थी तुलसीदास को। और इस चौथे पद में आपको रत्नावली के घर पहुंचते हैं तुलसीदास, तो उसी का वर्णन यहाँ पर बताया जा रहा है। ये चौथा पद जो आपका है, तो इसमें देखिए पहली लाइन, सुनते मुख के बंसी के सुर, सुनते सुख के बंसी के सुर। तुलसीदास की मनोदशा कुछ ऐसी हो गई है कि मन में सुख की बांसुरी बज रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अनुभूति उन्होंने पहले किया था वही अनुभूति उनको वहां पर भी सुनाई पड़ रही है। सुनते मुख के बंसी के सुर, सुनते सुख की, सुनते सुख यानी सुख उत्पन्न होना, प्रसन्नता उत्पन्न होना, परमानंद की प्राप्ति हो जाना। तो सुनते सुख के बंसी के सुर, अर्थात जब तुलसीदास जी रत्नावली के घर पहुंचते हैं तो उनके मन में सुख की बांसुरी बज रही है, यह भाव यहां पर मिलेगा मित्रों। यानी कि पहुंचे रत्नधर रमा के पुर, यानी कि जब रत्नावली के घर तुलसीदास जी पहुंचते हैं तो उनके मन में सुख की बांसुरी बज रही है, अर्थात मानसिक सुखों के विचार आ रहे हैं, मानसिक सुख उनको मिल पा रहा है। सुंदर सुंदर कल्पनाएं लेकर, जो सारी चीजें उन्होंने पथ में देखी थी मित्रों, उसी को लेकर के वो जो है पूरी तरह से मानसिक सुख की अनुभूति कर रहे हैं, प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। लाख सादर उठी समाज ससुर परिजन की, बैठाला देकर मान पान, कुछ जग बतलाए कान कान, सुन बोली भाभी यह पहचान रतन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखेंगे मित्रों किस तरह से निराला जी ने तुलसीदास जी के ससुराल का चित्र खींचा है। तो इसमें देखेंगे कि इस सुंदर कल्पना को सजोकर वो रत्नावली के घर पहुंच जाते हैं, जो ऊपर की लाइनों में बताया गया है। तो ये सुंदर कल्पनाओं के साथ वो रत्नावली के घर पहुंच जाते हैं। उन्हें देख करके ससुराल वाले सम्मान देने के लिए खड़े हो जाते हैं। देखेंगे मित्रों, लाख सादर, यानी कि उनको देख करके तुलसीदास जी को जब देखते हैं ससुराल वाले, तो उठी समाज, जो भी लोग वहां पर उपस्थित थे वो खड़े हो जाते हैं और मान सम्मान के साथ बैठाते हैं उनको। उठी समाज ससुर परिजन की, बैठाला देकर मान पान, अर्थात उसका मान किया, सम्मान किया। पान, पान का मतलब उनको पानी पिलाया, उनको भोजन कराया, जो भी चीजें होती हैं एक जो है अतिथि के लिए, वो सारी चीजें उनके साथ हुई मित्रों। सारे मान सम्मान को उन्होंने प्राप्त किया। रत्नावली के आगे देखेंगे, कुछ जग बतलाए कान कान, सुन बोली भाभी यह पहचान रतन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे यहाँ पर कि मान सम्मान के साथ बैठाया उनको,
फिर रत्नावली के पीछे पीछे तुलसीदास भी आ रहे हैं। देखेंगे यहाँ पर, सुन बोली कुछ जग बतलाए कान कान, सुन बोली जग बतलाए कान कान, यानी जग माने संसार, और कान कान का मतलब होता है जब हम कोई बात किसी की कान में कहें तो इसका मतलब कोई वीक पॉइंट दिखाई पड़ रहा है मित्रों, कोई गंभीर दृश्य दिखाई पड़ रहा है, कोई गंभीर चीजें हो रही हैं, घटना घटित हो रही है। तो यहाँ पर इस बात को बताया गया है कि तुलसीदास ने जलपान किया, बैठे, मान सम्मान प्राप्त किया सारे लोगों के बीच में अपने ससुराल में, लेकिन सुन बोली, कान कान सुन बोली भाभी, यानी जो भी लोग वहां उपस्थित थे, उनकी भाभी, उनकी साले सालियां, जो भी लोग वहां पर उपस्थित थे, परिवार के जो लोग थे उनके ससुराल के, जब इनके कृत्य को देखा, इनके कार्य को देखा, तो कान कान का मतलब होता है आपस में बातें करना। ये बातें उनके घर तक पहुंच जाती हैं कि जब रत्नावली के पीछे पीछे तुलसीदास जी चले जाते हैं तो ये बात जो है पूरे घर में फैल जाती है, कानों कान ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। रत्नावली को लेने तुलसीदास आए हैं कि तुलसीदास जी रत्नावली को लेने के लिए आए हैं। इस पर उनकी भाभी जो है वो व्यंग कर रही हैं। मित्रों देखेंगे ध्यान से इस लाइन में, सुन बोली भाभी यह पहचान रतन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसको देखेंगे तो इस दृश्य को जब भाभी ने देखा तो व्यंग्यात्मक रूप से तुलसीदास जी से कहा कि रत्नावली का यही रतन, यही पहचान है। क्या पहचान है? कि पति का पीछे पीछे आना, पति का पीछे पीछे घर में चले जाना, अर्थात रत्नावली को एक रतन के रूप में बताया। कौन? रत्नावली की भाभी ने। वो रत्नावली को बहुत प्यार करते हैं, उनके बिना नहीं रह पाते हैं, उस पर व्यंग कसती है। कौन? तुलसीदास की सरहज अर्थात साले की पत्नी। मित्रों तो यहां पर आप पूरी तरह से समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तुलसीदास अपनी पत्नी के पीछे पीछे क्यों घर में चले जा रहे हैं। क्योंकि तुलसीदास को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि सारी मोह, सारी माया, सारी जग हंसाई, सारी चीजों को भुला दिए थे और यह सोच करके अपने ससुराल की ओर चल पड़े थे, प्रस्थान किए थे कि मुझे रत्नावली से मिलना है, मुझे रत्नावली को देखना है और उसके समक्ष जाना है। तो यही सारी चीजें यहाँ पर भावात्मक रूप से आ रही हैं कि वो रत्नावली के सिवा किसी को भी नहीं देख रहे थे। जग हंसाई को उन्होंने जरा भी ध्यान नहीं रखा। जब वहां पहुंचते हैं तो ये आपका चौथा पद था जिसमें कि उनकी कथा, तुलसीदास जी के ससुराल पहुंचने की बातें बताई गई। इसमें आपको विशेष में लिखना है ससुराल की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन इसमें मिल रहा है। व्यंग विशेष तथ्य इसमें आया हुआ है और भारतीय समाज में किस किस तरह की बातें होती हैं जब कोई बिना बताए ससुराल जाता है, इन सारी चीजों को इसमें बताया गया है। अब आपको हम ये पांचवा पद देखेंगे। पांचवें पद में प्रसंग आपको बताना है इसमें कि इसमें निराला जी ने रत्नावली की मनोदशा का वर्णन किया है। तुलसीदास के पीछे पीछे आने पर तुलसी के व्यवहार पर समाज के लोग और भाभी व्यंग करती हैं कि तुलसीदास रत्नावली के बिना नहीं रह सकते। ऐसा सुनकर के उनके मन में ग्लानि का भाव उत्पन्न हो जाता है। किनके मन में? रत्नावली के मन में। मित्रों तो इस बात को इसमें बताया गया है जो कि आपका पांचवा पद है। तो देखेंगे, जल गए व्यंग से सकल अंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रत्नावली के अंग जल उठते हैं जब वो व्यंग सुनती है अपने पति की। तो ऐसी स्थिति को देख करके रत्नावली के संपूर्ण शरीर में एक ग्लानि भाव उत्पन्न हो जाता है, एक ग्लानि भाव उत्पन्न होती है से, और शरीर ऐसा लगता है कि उस व्यंगात्मक अग्नि से वो जल रहा है उसका शरीर, क्योंकि पति के व्यंग को पत्नी नहीं बर्दाश्त कर सकती है। इस बात को यहां पर बताया जा रहा है, कोई और बात नहीं है, क्योंकि जग जो है, वहां के जो लोग थे वो व्यंगात्मक ढंग से तुलसीदास को देख करके व्यंग कर कसे थे। तो उसको देख करके रत्नावली को बहुत ही कष्ट हुआ और वो पूरी तरह से ग्लानि से भर गई और उसका शरीर
ग्लानि से जलने लगा था मित्रों। चमकी चल दृग ज्वाला तरंग, उनके चंचल नेत्रों में ज्वाला भर जाती है। किनके? रत्नावली के मित्रों। पर रही मौन धर अप्रसंग वो बाला, परंतु इन सब के होने पर भी चुप रहती है, इस प्रसंग से हटकर बातें करती है। वो जो प्रसंग है, जो उसके मन में विचार आ रहे हैं, जो दृश्य देखा है, जो उसकी चुभन है, उससे परे होकर के, हट करके वो तुलसीदास से बातें करती है। क्यों ऐसा करती है मित्रों? ध्यान दें। रत्नावली सोचती है कि पति की, वो सोचती है, विचारती है कि मेरे पति द्वारा मर्यादाहीन होकर बातें की गई, अर्थात मेरे पति पर जो है एक मर्यादात्मक बातें नहीं की गई। पति की इस मति गति से मर करके वो स्वयं अपने आप को मृत्यु की गोद में समझ रही है, एकदम ग्लानि से भरी हुई है। इससे रत्नावली की स्थिति मरणासन्न हो गई है, एक मरणात्मक स्थिति बन गई है। उसका हृदय दुखी हो जाता है पूरी तरह से, मन अंदर ही अंदर जलने लगता है पूरी तरह से। उनके मन के भाव समाप्त हो जाते हैं सारे, उनके ओठों की हंसी चली जाती है, सारी चीजें आपको। पर रही मौन धर अप्रसंग वो बाला, पति की इस मति गति से मरकर रह गई सुरभि की म्यान अधर वरमाला। जैसे वरमाला की फूल सूख जाते हैं, उसी प्रकार उनके शरीर में फुलित पुष्प भी सूख गए हैं मित्रों। जैसे वरमाला का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? वर के गले में डालने के लिए करते हैं मित्रों, अपने सानिध्य और प्रेम को दिखाने के लिए करते हैं। तो जैसे वरमाला के फूल सूख गए हों, जो भी रत्नावली के हृदय में उत्कंठा, इच्छा, पति के प्रति प्रेम रही, वो सारी चीजें, ऐसा लग रहा था कि वो सारी चीजें सूख गई हों। उसी प्रकार उनके शरीर में फुलित पुष्प भी सूख जाते हैं। जो उनके ओठों पे हंसी थी, अंगों अंग जो उनके खिले थे, वो सारे ऐसा लग रहा था कि वो मुरझा गए हैं, अर्थात उनका शरीर क्रोधाग्नि में सूख गया है। यह भाव यहाँ पर निकल रहा है। क्यों सूख गया है, अब आप ही लोग समझिए मित्रों। सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। तो ये आपका 5वां पद था। अब मैं आपको बताते चलूं कि विशेष में आपको लिखना है कि रत्नावली की मनोदशा का वर्णन है। इसमें रूपक काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम आपको तो देखेंगे मित्रों, ये जो आपका 6वां पद है, इस 6वें पद में आपको प्रसंग के रूप में क्या लिखना है, पूरी तरह से समझ लें। प्रसंग के रूप में आपको ये बताना है, इसमें रत्नावली भगवान से प्रार्थना कर रही है। जब ऐसी स्थिति होती है किसी व्यक्ति के भीतर, अंतरात्मा से मित्रों, तो अपनी बात को किसी व्यक्ति विशेष से नहीं कहता, वो ईश्वर से ही कहता है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें रत्नावली भगवान से प्रार्थना कर रही है। प्रसंग में आपको ये बता देना है। तो देखेंगे क्या प्रार्थना कर रही है मित्रों। बोली मन में होकर अच्छम, वो अपने मन में श्री राम का चिंतन करते हुए, श्री राम का ध्यान करती हुई, अपने पति तुलसी, जो मेरे पति देव हैं, राम भक्त हैं, इसलिए वो राम का ही चिंतन कर रही है। बोली मन में होकर अक्षम, इसलिए हे प्रभु, अब आप ही मेरी लाज को रखिए। बोली मन में होकर अक्षम, अक्षम का मतलब मैं सक्षम नहीं हूं अपनी लाज को बचा पाने में। तो हे पुरुषोत्तम, हे राम, आप ही मेरी लाज को बचाइए। रखो मर्यादा पुरुषोत्तम, नारी का आभूषण लज्जा होता है मित्रों। तो हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तुम ही मेरी लाज को बचा लो, अर्थात तुम ही मेरी लाज को बचाओ। लाज का आज भूषण, लाज का आज भूषण अकलम नारी का, खींचता छोर वह कौन और, पैठा उनमें जो अधम चोर, खुलता वह अब अंचल नाथ पौर साड़ी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर लाज बचाने की बात की गई है मित्रों। तो लाज, किसकी लाज बचाने की बात की गई है?
रत्नावली स्वयं की बात कर रही है कि अपने पति की बात कर रही है, दोनों की बात यहाँ पर हो रही है। जैसे पति की हंसी हो रही है, पति को ससुराल में व्यंग मिल रहा है, तो उस व्यंग को, व्यंग रूपी बाण को जो रत्नावली को चुभन हो रही है, जो लग रहा है, उसको, उसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम से, भगवान राम से वो प्रार्थना करती है कि अब आप मेरी लाज को बचाइए। हृदय में जो उसके चोर बैठा है वो मेरी साड़ी के किनारे की को खींच रहा है। अर्थात जो उसके हृदय में चोर बैठा हुआ है, किसके हृदय में मित्रों? रत्नावली के हृदय में। अर्थात मेरे पति के हृदय में जो चोर बैठा हुआ है, यहाँ तुलसीदास के हृदय में चोर बैठने की बात की जा रही मित्रों। खींचता छोर वह कौन, बैठा उनमें जो अधम चोर। अर्थात जो अधम चोर बैठा हुआ है, समाया हुआ है तुलसीदास के जो मन में मित्रों, वो मेरी साड़ी के किनारे को खींच रहा है। क्योंकि तुलसीदास जब रत्नावली के पीछे पीछे चल रहे हैं, जा रहे हैं, तो अवश्य ही वो साड़ी के किनारे खींचते रहे होंगे। और साड़ी खींचना का मतलब होता है किसी स्त्री को वस्त्रहीन करना, उसको बेलज्ज कर देना, वो स्वयं शर्मिंदगी महसूस करे, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो किसी विशेष स्थिति में। तो यहाँ पर मित्रों रत्नावली के जो भाव हैं वो ये हैं कि वो मेरी साड़ी के किनारे को खींच रहा है। हे मेरे आराध्य श्री राम, मेरी लाज को बचाओ, अर्थात मेरे पति को सद्बुद्धि प्रदान करो। मित्रों इस गुहार को लगा रही है। पैठा उनमें जो अधम चोर, खुलता अब अंचल नाथ पौर साड़ी का। अर्थात मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। मेरी साड़ी की लाज रखिए मित्रों, साड़ी की लाज रखिए हे प्रभु, अर्थात मेरे सम्मान की रक्षा कीजिए। अब सम्मान की रक्षा कब हो सकती है मित्रों? जब सद्बुद्धि का विकास होगा। और सद्बुद्धि किसको प्राप्त होनी है? तुलसीदास को प्राप्त होनी है मित्रों, क्योंकि वो प्रेम में अंध हो चुके हैं, प्रेम में एकदम से व्याकुल हो चुके हैं। तो इसलिए प्रार्थना कर रही है, किससे? भगवान राम से प्रार्थना कर रही है, क्योंकि भगवान राम इष्ट थे तुलसी के भी और इष्ट हैं रत्नावली के भी मित्रों। तो इसलिए वो उसकी प्रार्थना के लिए, उसके लिए गुहार कर रही है। तो इसमें आपको बस व्याख्या में इतना ही लिखना है, और विशेष में आपको बता देना है मित्रों कि रत्नावली की प्रभु भक्ति दर्शाई गई है, और इसमें अनुप्रास सांग रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम आपको इस सातवें पद की ओर ले चल रहे हैं मित्रों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भी आपको प्रसंग में ये लिख देना है कि उस समय का वर्णन किया जा रहा है इसमें, जब भाभी सामाजिक प्रथा के अनुसार नंदोई से हंसी मजाक करती है और उन्हें रत्नावली के कक्ष की ओर ले जाती है। देखिए मित्रों, जब भी पति पत्नी के घर जाता है तो उसे व्यंग्यात्मक दृश्य देखने को मिलते हैं बहुतायत रूप से, चाहे वो साला हो, चाहे वो साली हो, चाहे वो सरहज हो, चाहे और भी लोग हों। तो ये लोग, और विशेष करके साले की जो पत्नी होती है, यानी कि पत्नी के भाई की पत्नी, यानी पत्नी के भाई की जो पत्नी होती है, वो व्यंग्यात्मकता से भरी पड़ी होती है। तो यहाँ पर तुलसीदास को उसी हंसी मजाक को झेलना पड़ रहा है, और उन्हें रत्नावली के कक्ष की ओर वो घसीटती है, ले जाती है, कर देती है। कौन? तुलसीदास की जो सरहज है, यानी साले की पत्नी। तो इस दृश्य को इसमें बताया जा रहा है, बहुत ही मार्मिक दृश्य है। आप लोग पूरी तरह से समझेंगे इसको, एग्जामिनेशन के रूप में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन रहा है। तो ये सातवां पद आप देखेंगे फर्स्ट लाइन, कुछ काल रहा यूं स्तब्ध भवन। उस समय सारे भवन में शांति थी, अर्थात कोई भी शोरगुल नहीं था, बिल्कुल शांत था भवन। कुछ काल रहा यूं स्तब्ध भवन। स्तब्ध का मतलब होता है सोच विचार न पाना। एक शांति इस प्रकार से बन जाती है मित्रों कि ऐसी एक्टिविटी, ऐसी घटना घटित हो जाती है कि उसमें कोई व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता कि हंसे कि रोएं, कि शांत रहें, कि शोर करें। डिसीजन की पावर खत्म हो जाती है। तो
कुछ काल रहा यूं स्तब्ध भवन, यानी पूरा ही भवन, पूरा ही घर शांति से युक्त था, जैसे आंधी के आने से पहले होती है। जैसे जब बहुत जोर आंधी आनी होती है तो पूरा ही वायुमंडल जो होता है पूरा शांत हो जाता है, ऐसी स्थिति बताई जा रही है कि पूरा भवन जो था वो शांत था, जो आंधी के उठने का क्षण। जब आंधी आनी होती है, बहुत बड़ी आंधी आनी होती है, तूफान, तो उस समय कुछ समय के लिए पूर्व में शांति हो जाती है, शांत वातावरण हो जाता है। वही दृश्य था उस घर का मित्रों। प्रिय श्रीवर जी को जीवा शयन करने को, वैसा ही शांति रत्नावली के भवन में थी। तुलसीदास को हंसी मजाक के साथ उनकी भाभी खाना खिलाकर सोने के लिए कर दी। कहां पर? प्रिय श्रीवर जी को जीवा, जीवा का मतलब भोजन करा करके, शयन करने को ले चली साथ भावज हरती, अर्थात भाभी खाना खिला करके सोने के लिए रत्नावली के कक्ष में ले आती हैं। किनको? तुलसीदास को। वह प्रिय मधुर बातें करके अपने बस में करती है। ले चली साथ भावज हरती, निज प्रियालाप से बस करती। निज प्रियालाप का मतलब होता है मित्रों कि वह प्रिय मधुर बातें करके अपने बस में करती हैं। उनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि मधुर स्वरों का झरना बह रहा है। निज प्रियालाप से बस करती, वो मधु सीकर निर्झर झरती झरने को। शब्दों पर ध्यान देंगे मित्रों। भाभी जो है उनको खाना खिला करके सोने के लिए रत्नावली के कक्ष में लाती है। उस दृश्य का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। वो प्रिय मधुर बातें करके अपने बस में करती हैं। उनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि मधुर स्वरों का झरना बह रहा है। उनकी रत्नावली की भाभी की बातें मन को मोहक बनाने वाली हैं, अर्थात जो रत्नावली की भाभी हैं उनकी बातें मन को मोह लेने वाली हैं। इस चित्र को यहाँ पर चित्रांकित किया गया है और पूरे ही तथ्य को समझने का प्रयास करेंगे मित्रों। इसमें रत्नावली की भाभी हंसी मजाक के साथ करती हुई उनको जो है रत्नावली के कक्ष में ले जाती है, तो उस दृश्य का वर्णन इसमें बताया जा रहा है। विशेष में आपको बता देना है कि सामाजिक प्रथा का वर्णन किया गया है इसमें, और रूपक तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग मिल रहा है। अब हम आपको 7वें पद के पश्चात 8वां पद बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही मार्मिक शब्दों से भरा हुआ है मित्रों। इसमें आपको प्रसंग में ये बताना है 8वें पद में, इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब तुलसीदास रत्नावली के मायके पहुंचते हैं। तब उनके घर परिवार के लोग भोजन कर लेते हैं और अपने कक्ष में चले जाते हैं। यानी कि तुलसीदास रत्नावली के मायके पहुंचने के पश्चात उनके घर परिवार के जो लोग हैं भोजन कर लेते हैं और अपने कक्ष में चले जाते हैं। यानी कि घर के परिवार के लोग भी भोजन करते हैं, अतिथि को भोजन कराया जाता है और घर के जो परिवार होते हैं उनको भी भोजन कराया जाता है। तो घर के जो परिवार हैं वो लोग जो है भोजन कर ले, भोजनोपरांत ही तुलसीदास को शयन कक्ष में जाना होता है। इसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखेंगे, ये फिर चल गृह के सब जन, ये का मतलब भोजन करके, फिर चल गृह के सब जन, अर्थात जब घर के सभी लोग भोजन के बाद अपने कक्ष में चले जाते हैं। ये फिर चल गृह के सब जन, फिर लौटे निज निज कक्ष शयन। फिर तुलसी अपने शयन कक्ष में जाते हैं। फिर लौटे निज निज कक्ष शयन, अर्थात जब घर के लोग सभी लोग भोजन करके अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं तो फिर तुलसीदास जी अपने शयन कक्ष में जाते हैं। ये बातें बताई गई हैं दोनों लाइनों में मित्रों। आगे देखेंगे, प्रिय नयनों में बंध प्रिया नयन चैनोत्कल, पलकों से स्फारित स्फुरित राग। उनकी आंखों से प्रेम का रस बरसता है। प्रिय नयनों में बंध प्रिया, नयन
चयनोत्कल, अर्थात उनकी आंखों से प्रेम का रस बरस रहा है, उनके प्रेम में बंध जाते हैं, उनके प्रेम में पूरी तरह से वो बन जाते हैं। तुलसीदास जब रत्नावली के पास जाते हैं मित्रों, तो उनके नेत्र प्रेम से भर जाते हैं। कैसे भर जाते हैं? प्रिय नयनों में बंध प्रिया, यानी कि प्रिय तुलसीदास के जो नेत्र हैं वो अपनी पत्नी के प्रिय नयनों में क्या हो जाते हैं? बंध जाते हैं, नेत्र प्रेम से भर जाते हैं। अर्थात जब रत्नावली के पास जाते हैं तो उनके नेत्र प्रेम से भर जाते हैं, अर्थात प्रेम से युक्त हो जाते हैं मित्रों। उनकी पलकों से प्रेम का रस पुलकित होता है। बंध प्रिया नयन चयनोत्कल, पलकों से स्फुरित राग। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मित्रों देखेंगे इसको, कि उनकी पलकों से प्रेम का रस पुलकित होता है और उन्हें अपने सुहाग मिलन की प्रथम रात्रि याद आ जाती है। पलकों से स्फुरित राग, सुनहला भरे पहला सुहाग। अर्थात उनको अपने जब पलकों से प्रेम टपकने लगता है मित्रों, किसी को हम किसी से मिलते हैं, किसी को देखते हैं तो प्रेम टपकता है जब पलकों से, तो वही स्थिति यहाँ पर तुलसीदास की हो रही है कि उन्हें अपने सुहाग मिलन की प्रथम रात की अनुभूति हो रही है, याद आती है। रग रग से रंग दे रहे जाग स्वप्नोत्पल, उनके रोम रोम से सपनों के कमल खिलने लगते हैं। रग रग से रंग दे रहे जाग स्वप्नोत्पल, अर्थात उनके रोम रोम से सपनों के कमल खिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रोमांचित होकर मधुर कल्पनाओं में वो क्या करते हैं? खो जाते हैं। अर्थात स्वप्नोत्पल का मतलब स्वप्न में आकर के, उस मधुर कल्पना में आकर के वो अपने आप को भूल जाते हैं, खो जाते हैं मित्रों। कौन? तुलसीदास जी। इसमें आपको विशेष रत्नावली के मिलन का वर्णन है, इसमें लिखना है। रूपक तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है मित्रों, तो ये आपको विशेष में लिख देना है। अब मैं आपको पद संख्या 9 की ओर ले चल रहा हूं और पूरे ही सतर्कता से आप इसको समझेंगे, क्योंकि आपको परीक्षा में लिखना है। शब्दों को आपको स्वयं चुन करके सारी चीज़ों को स्वयं व्याख्या के रूप में लिखना है और शब्द बहुत ही स्पष्ट और आसान तरीके से निराला जी ने इसमें प्रयोग किया है। तो देखेंगे ये पद नंबर 9 देखेंगे मित्रों, 9 नंबर। कवि रुचि में, इसमें आपको सबसे पहले प्रसंग समझा दें। प्रसंग में आपको ये लिखना है कि प्रस्तुत पद में निराला जी ने तुलसीदास की मनोस्थिति का वर्णन बताया है। इसमें जो मनोस्थिति के बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है देखेंगे आगे। कवि रुचि में घिर छलकता रुचिर, जो ना था भाव वह छवि का स्थिर। कवि रुचि में घिर छलकता रुचिर, निराला जी कहते हैं कि कवि के मन में रुचि, रुचि का मतलब प्रेम, कवि रुचि में घिर छलकता रुचिर, अर्थात यहां पर कवि के मन में रुचि के भाव छलक रहे थे, प्रेम के भाव छलक रहे थे। अर्थात निराला जी यहां पर कहते हैं कि कवि के मन में क्या छलक रहा था? रुचि के भाव छलक रहे थे। तो कवि किसके लिए कहा गया मित्रों? तुलसीदास के लिए कहा गया है। तुलसीदास के मन में क्या भाव छलक रहे थे? प्रेम का भाव छलक रहा था। जो ना था भाव वो छवि का स्थिर, अर्थात रत्नावली को देख करके उनके मन में चंचलता उत्पन्न हो रही थी। रत्नावली की स्थिति को देख करके रत्नावली के मन में ऐसा भाव नहीं था, परंतु रत्नावली को देख करके तुलसीदास जी के मन में चंचलता उत्पन्न हो रही थी। जो ना था भाव वह छवि का स्थिर, बहती उल्टी ही आज रुधिर धारा वह। तो यहां पर विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है मित्रों कि तुलसीदास के मन में चंचलता का भाव उत्पन्न होता दिखाई पड़ रहा था, जबकि रत्नावली की स्थिति, रत्नावली के मन में ऐसा भाव नहीं उत्पन्न होता दिखाई पड़ रहा था।
उनके मन में क्रोध का भाव था, दुखी थी। देखेंगे प्रियतम, देखेंगे मित्रों, यहाँ पर ध्यान देंगे। लख लख प्रियतम मुख पूर्ण इंदु, लहराया जो डर मधुर सिंधु, विपरीत ज्वार जल बिंदु बिंदु द्वारा वह। तो ये जो ऊपर की लाइन है, बहती उल्टी ही आज रुधिर धारा बह, इसमें जो है तुलसीदास का एक पक्षीय प्रेम दिखाई पड़ रहा है रत्नावली के प्रति, परंतु रत्नावली उसके विरोधाभास के रूप में दिखाई पड़ रही है। रत्नावली के मन में ऐसा भाव नहीं दिखाई पड़ रहा है, उनके मन में क्रोध का भाव और दुख के भाव देखे जा रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा प्रेम भाव नहीं है कि उनके नसों के खून की धारा विपरीत थी, ऐसा प्रेम भाव नहीं, उनके नसों की खून की धारा विपरीत थी। ध्यान देंगे मित्रों, विपरीत, लहराया जो डर मधुर सिंधु, विपरीत ज्वार जल बिंदु बिंदु द्वारा वह। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, तो ध्यान देंगे मित्रों। तो इससे ऐसा भाव नहीं है कि उनके नसों के खून की जो धाराएं थी वो विपरीत थी, अलग अलग थी, ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि इस तरह की विचार, इस तरह के स्थिति, मानसिक स्थिति की बात यहाँ पर बताई जा रही है। फिर वो कहते हैं कि प्रियतम का मुख चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा था, यानी जो प्रियतम थे अर्थात तुलसीदास जी का प्रियतम के मुख पूर्ण इंदु, यानी कि प्रियतम तुलसीदास के जो मुख थे वो पूरी तरह से चंद्रमा के समान दिखाई पड़ रहा था उनका मुख मित्रों। उसे देखकर उनके हृदय में सागर के समान लहरें उठ रही थी। लहराया जो डर मधुर सिंधु, यानी कि मधुर सिंधु के रूप में लहरा रही थी, यानी लहरें उठ रही थी। किनके हृदय में? रत्नावली के हृदय में मित्रों। और पति को किस रूप में बताया गया? चंद्रमा के समान। और पत्नी को किस रूप में बताया गया? सागर के समान। तो उनके हृदय में जो है समान, सागर के समान लहरें उमड़ रही थी, उठ रही थी। रत्नावली की स्थिति विपरीत थी। ध्यान देंगे मित्रों, जो रत्नावली की स्थिति थी वो रत्नावली की स्थिति क्या थी? उसके विपरीत थी। उनके मन में प्रेम का बुखार, ध्यान देंगे, विपरीत, ज्वार का मतलब होता है बुखार, तो उनके मन में एक प्रेम का बुखार, बिंदु, जल बिंदु का मतलब होता है मित्रों एक बिंदु बिंदु होकर के बिखर रहा था। कण कण में क्या होता? बिंदु बिंदु द्वार बह, वो कण कण में होकर के वो बिखर रहा था, अर्थात उनके मन में प्रेम का बुखार चढ़ा हुआ था मित्रों। वो बंद बंद करके क्या हो रहा था? बिखर रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरी तरह से आपको भाव समझने हैं इसको पूरी तरह से भाव को समझते हुए आपको लिखना है मित्रों कि रत्नावली के हृदय में तुलसीदास जी के प्रति, अपने पति के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं थी, बल्कि वो सामाजिक गतिविधि को देखते हुए पति के प्रति जो है एक स्नेह को परोक्ष रूप में प्रकट करती हुई समाज के समक्ष अपनी बात को रखना चाहती है। इस चित्र को यहाँ पर चित्रांकित किया गया है मित्रों। रत्नावली और तुलसीदास की मनोस्थिति का वर्णन यहाँ पर बताया जा रहा है। अनुप्रास तथा रूपक अलंकार का प्रयोग आपको विशेष में लिखना है। अब हम आपको अंतिम पद की ओर ले चल रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। बहुत ही इंटरेस्टेड होगा मित्रों आपके लिए। ये पद संख्या 10, इसको हम देखेंगे। इसमें आपको संदर्भ में बता देना है कि तुलसी जब ससुराल रत्नावली से मिलने जाते हैं, वहां रत्नावली उन्हें देखती है तो उनकी क्या स्थिति होती है, उसी का वर्णन बताया गया है। ये बहुत ही मार्मिकता से युक्त पद है, तो इसे हम पूरी तरह से समझते चलेंगे। यानी कि एक दूसरे को देखने से क्या स्थिति उत्पन्न होती है, उसी का वर्णन इसमें बताया गया है। इसको आपको प्रसंग में लिखना है। अस्तुरे विवश मारुत प्रेरित, पर्वत समीप आकर जो स्थित, घन नीलाल का दामिनी जित ललना वह, उन्मुक्त गुच्छ चंक्रांक पुच्छ, लख निंत्रित कवि सिख मन समुच्च, वह जीवन की समझा
न तुच्छ, समझा न तुच्छ छलना वह। देखेंगे मित्रों, प्रत्येक शब्द को अलग अलग ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। रत्नावली व्याकुल होकर हवा के द्वार ढकने जाने वाली बदरी पर्वत के पास आकर ठहर जाती है। ऐसा देखेंगे मित्रों, अस्तुरे विवश मारुत प्रेरित, रत्नावली व्याकुल होकर की, जैसे जब रत्नावली और तुलसीदास जी का मिलन होता है, जब वो एक दूसरे को देखते हैं, तो उस दृश्य को यहां पर बताया गया, चित्रांकित किया गया मित्रों। रत्नावली व्याकुल होकर हवा के द्वारा ढकने जाने वाली, अर्थात हवा के द्वारा ढके जाने वाली बदरी पर्वत के पास आकर ठहर गई है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है तो अगर मौसम बदली का होता है, बादल होते हैं आकाश में, तो बादल भी चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, और बादल कहीं कहीं प्रकाश और कहीं कहीं अंधकार भी उत्पन्न कर देते हैं, छाया उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति का वर्णन किया गया है। अस्तुरे विवश मारुत प्रेरित, यानी कि जब रत्नावली व्याकुल होकर के हवा के द्वारा ढकने वाले बदरी पर्वत के पास आकर ठहर गई है, उसी प्रकार रत्नावली जब तुलसी के पास आई तो व्याकुल होकर एक जगह खड़ी हो जाती है। अब आप पूरा ही भाव समझेंगे। अस्तुरे विवश मारुत प्रेरित पर्वत समीप आकर जो स्थित, जैसे बदली के समय में जो बड़े बड़े बादलों के खंड होते हैं, जब हवा चलती है तो उसके वेग से जो है वो बादल आच्छादित होकर के आगे 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 पीछे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, कुछ स्थान को घेर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब रत्नावली तुलसीदास को देखती है पहली बार, अपने जो है ससुराल में, रत्नावली जब अपने मैके में जब रत्नावली तुलसीदास जी को देखती है, तो उस दृश्य को उसी रूप में बताया गया है जैसे बदली। अब बदली का तात्पर्य होता है शर्म महसूस करना। रत्नावली स्वयं शर्म महसूस करती है और अपने आप को छिपाने का प्रयास करती है, तो एक जगह वो स्थिर हो जाती है। इस भाव को यहाँ पर बताया गया है कि उसी प्रकार रत्नावली जब तुलसी के पास आई तो व्याकुल होकर एक जगह वो खड़ी हो जाती है। उसको कुछ भी नहीं समझ में आता, मैं क्या करूं। घन नीलाल का दामिनी जित ललना वह, उनके घने बाल बादलों के समान दिखाई दे रहे हैं। घन नीलाल का लाल का दामिनी जित ललना वह, उन्मुक्त गुच्छ चक्रांक पुच्छ, अर्थात उनके घने बाल बादलों के समान दिखाई दे रहे हैं। रत्नावली का सौंदर्य बिजली से भी बढ़कर था मित्रों। उन्मुक्त गुच्छ चक्रांक पुच्छ, दामिनी, दामिनी का मतलब बिजली, अर्थात जो रत्नावली थी उसका सौंदर्य बिजली से भी बढ़कर था। उनके बाल खुले हुए मोर की पूंछ के समान, रत्नावली के बाल घन नीलांका दामिनी जित ललनावा उन्मुक्त गुच्छ चक्रांक पुच्छ, अर्थात रत्नावली के बाल जो कि खुले हुए थे वो मोर की पूंछ के समान ऊपर तक घूम रहे थे। चक्रांक पुच्छ का मतलब मोर के पूंछ के समान जो कि ऊपर की ओर, ऊपर की पूंछ के समान कमर तक घूम रहे थे। अर्थात चक्रांक पुच्छ का मतलब नीचे, कमर के नीचे तक लटकना। तो उनके जो बाल थे रत्नावली के, वे कमर से नीचे तक जो है घूम रहे थे। लख नर्तित कब सिख मन समुच्च, जिस प्रकार आकाश में बादल को देख करके मोर नृत्य करते हैं। लख नर्तित कब सिख मन समुच्च का मतलब कि जिस प्रकार से आकाश में बादल को देख करके मोर नृत्य करते हैं, उसी प्रकार कवि मन रत्नावली को देखकर मोर की तरह नृत्य करने लगा है। अर्थात उस कवि का जो मन है, जो तुलसीदास का मन है, वो उस रत्नावली को देख करके एक बदली के समान उसकी घटा रूपी, उसके बाल रूपी घटा को देख करके वो जो कवि है वो मोर के समान नृत्य करने लगता है, उसका मन नृत्य करने लगता है मित्रों। लख नर्तित कब सिख मन समुच्च, वह जीवन की समझा न तुच्छ छलका वह, अर्थात
उनका सौंदर्य छलक रहा है, उसका सौंदर्य दिखावा मात्र था। वह क्रोधित थी, वह दुखी भी थी। दोनों चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि वह जीवन की समझा न तुच्छ छलना वह, अर्थात वो जीवन की एक स्थिति को बताना चाहती है, उसकी परिभाषा बताना चाहती है रत्नावली मित्रों। वो सौंदर्य जो था उसका एक दिखावा मात्र था, वो क्रोधित भी थी और दुखी भी थी। दोनों भाव यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है मित्रों कि तुलसीदास जब अपने ससुराल में पहुंच जाते हैं तो रत्नावली से मिलने जाते हैं। वहां रत्नावली उन्हें देखती है तो उनकी क्या स्थिति उत्पन्न होती है, क्या स्थिति होती है, उसी भाव को यहाँ पूरे शब्दों में भर दिया गया है। तो मैं चाहूँगा मित्रों कि पूरी ही वीडियो को आप देखेंगे। विशेष के रूप में आपको लिखना है इसको, इसमें विशेष के रूप में आप में लिखना है कि तुलसी की मनोदशा का वर्णन इसमें मिल रहा है, रूपक तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, ये आपको विशेष में लिख देना है। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा ही देखेंगे, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और प्रत्येक टॉपिक पर, क्वेश्चंस पर, सारी विषयों पर आपको वीडियो प्राप्त होगा। हम उपलब्ध कराते रहेंगे और कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित किया करें, जिससे हम आपको उस तरह का वीडियो प्रदान कर पाऊँ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।